सालों तक वो लड़का अपनी कुर्सी से उठ नहीं सका। उसकी आंखें सदमों के पीछे सिमट गई थीं और उसका अरबपति पिता इलाज के हर संभव प्रयास के बाद थक चुका था। फिर एक नई घरेलू सहायिका आई जिसने महंगे इलाज या आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि एक ऐसी साधारण सी चीज से पूरे परिवार को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस लड़के को 5 साल में पहली बार अपने पैरों पर खड़ा कर दिया? ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। उस दिन लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें अस्पताल की टिन की छत पर पड़कर एक उदास धुन की तरह भारी आवाज पैदा कर रही थीं। केंद्रीय अस्पताल का गलियारा नम था। कीटाणुनाशक की गंध मरीजों के रिश्तेदारों के कपड़ों की नमी की गंध से मिल रही थी। प्रिया एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर घुटने मोड़कर बैठी थी। उसके हाथ में अस्पताल के बिलों की फाइल थी और आंखें लाल थीं। डॉक्टर अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। उनकी आवाज गंभीर लेकिन नरम थी। परिवार को अगले 48 घंटों के भीतर ऑपरेशन का अग्रिम भुगतान पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी मां की हार्ट सर्जरी टालनी पड़ेगी। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, गले में अटके आंसू को निगलने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर सर्जरी टली तो उसकी मां की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ेगी, लेकिन अभी जो रकम चाहिए थी वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। फोन बजा। उसका छोटा भाई रोहन था। दीदी, स्कूल से नोटिस आया है। अगर इस हफ्ते के आखिर तक पूरी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। मां को बचाने और भाई की पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे कहां से आएंगे? फाइफो। पिछले कुछ महीनों से वह एक ढाबे में काम कर रही थी। डिलीवरी और सफाई का काम करती थी, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ते खर्चों के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। प्रिया, तुम हो। उसने ऊपर देखा तो लखनऊ की पुरानी पड़ोसन शांति देवी खड़ी थीं। उनके सफेद बाल करीने से कटे हुए थे और उनका नायलॉन का रेनकोट भीगा हुआ था। शांति देवी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। बेटा, मैंने सुना तुम्हारी मां अस्पताल में है। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक काम है। अगर तुम राज्य हो तो उसकी तनख्वाह से तुम्हारी मां के अस्पताल का खर्च और भाई की फीस दोनों का इंतजाम हो जाएगा। प्रिया ने उम्मीद और डर से उनकी ओर देखा। कैसा काम है आंटी? मुंबई में एक परिवार के लिए घरेलू सहायिका और बच्चे की देखभाल का काम है। घर के मालिक विक्रम सिंह हैं, जो एक मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उनकी मां श्रीमती शोभा मेरी पुरानी दोस्त हैं। उन्हें तुरंत किसी की जरूरत है, क्योंकि पुरानी देखभाल करने वाली ने अभी अभी काम छोड़ा है और तनख्वाह तुम्हारे मौजूदा कामों से 3 गुना ज्यादा है। बस एक बात है। शांति देवी हिचकिचाईं। प्रिया इंतजार करने लगी। शांति देवी ने गहरी सांस ली। उनका बेटा आरव सिर्फ 5 साल का है। जब से उसकी मां गुजरी है तब से न तो वह बोलता है और न ही चलता है। मैंने सुना है कि विक्रम बहुत सख्त मिजाज का है। कई लोग 1 महीने से भी कम समय में काम छोड़कर चले गए। वहां तुम्हें बहुत होशियारी और धैर्य से काम लेना होगा। प्रिया कुछ पल चुप रही। उसके दिमाग में अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मां और पुरानी मेज पर बैठे भाई की तस्वीर घूम गई। कब जाना होगा? अगर तुम तैयार हो तो कल मैं तुम्हें मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दूंगी। वहां तुम सीधे श्रीमती शोभा और विक्रम से मिलोगी। प्रिया ने होंठ भींच लिए। यह मौका उसके परिवार को बचा सकता था, लेकिन यह एक जोखिम भरा सफर भी हो सकता था। आखिर उसने सिर हिला दिया। उसकी अपबीट पार्ट को NB12 कोड सप्लाई फीपर के और वो काम के बीच आवाज दृढ़ थी, मैं जाऊंगी, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। शांति देवी ने उसका हाथ दबाया और धीरे से मुस्कुराएं,
तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि उस घर का मालिक आसान नहीं है। उस रात प्रिया अस्पताल के पास अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटी। मां दर्द निवारक दवाओं के असर में सो रही थीं। वह बिस्तर के पास बैठकर अपनी मां के समय से पहले सफेद हो चुके बालों को सहलाने लगी और धीरे से बोली, मां, मैं आपका और रोहन का ख्याल रखूंगी। मैं वादा करती हूं। बाहर बारिश अभी भी जोरों पर थी, लेकिन प्रिया के दिल में एक फैसला हो चुका था। अगली सुबह उसने कुछ कपड़े, एक पारिवारिक तस्वीर और अपने भाई का दिया हुआ छोटा सा टेडी बियर पैक किया। यह एकमात्र तोहफा था जो उसने पिछले साल स्कॉलरशिप मिलने पर अपनी बहन को दिया था। दक्षिण जाने वाली ट्रेन उस दिन खचाखच भरी थी। प्रिया खिड़की के पास बैठी गोमती नदी को धीरे धीरे पीछे छूटते देख रही थी। बारिश के धुंध हल्के में पहाड़ धुंधले दिख रहे थे। शांति देवी ने विक्रम सिंह के घर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। वह बहुत सफल है। अखबारों में अक्सर उसके बारे में छपता है। जुहू में उसका बंगला किसी होटल जैसा है। लेकिन पत्नी के जाने के बाद से वह बहुत ठंडा और अलग थलग हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं होती उससे बहस करने की। श्रीमती शोभा अपने बेटे और पोते से बहुत प्यार करती हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे किसी बाहरी व्यक्ति को खोजने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि शायद माहौल बदल जाए। प्रिया का दिल घबराहट और बेचैनी से भर गया। मुंबई उसकी कल्पना में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, अजनबी, चकाचौंध से भरी, और निश्चित रूप से वहां टिकना आसान नहीं था। जब ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंची तो बारिश अभी अभी थमी थी। एक काली शानदार कार उन्हें लेने आई। ड्राइवर ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और बस इतना कहा, श्रीमती शोभा इंतजार कर रही हैं। कार भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरकर एक शांत विला क्षेत्र में मुड़ गई, जहां ऊंची दीवारें और मजबूत लोहे के गेट थे। गेट खुला और एक सफेद बंगला सामने आया, जिसमें करीने से कटे हुए हरे भरे पेड़, बगल में एक कोई मछली का तालाब और बड़ी कांच की खिड़कियों से पीली रोशनी छनकर आ रही थी। प्रिया कार से उतरी, मन ही मन खुद से कहा, मां और भाई के लिए मुझे मजबूत रहना होगा। श्रीमती शोभा दरवाजे पर ही स्वागत करने आई। उन्होंने एक शालीन साड़ी पहन रखी थी। उनका चेहरा दयालु था, लेकिन आंखों में एक थकान झलक रही थी। तुम प्रिया हो, है ना? अंदर आओ, मैं तुमसे बात करूंगी। अंदर कदम रखते ही प्रिया उस आलीशान माहौल को देखकर दंग रह गई। चमकदार संगमरमर का फर्श, घुमावदार लकड़ी की सीढ़ियां और जगमगाते क्रिस्टल के झूमर। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह थी अजीब सी शांति। ना टीवी की आवाज, ना हंसी मजाक, और न ही बच्चों के दौड़ने की आवाज। श्रीमती शोभा प्रिया को लिविंग रूम में ले गईं और चाय डाली। तुम्हारा काम सफाई, हल्का फुल्का खाना बनाना और थेरेपी शेड्यूल के अनुसार आरव की देखभाल करना होगा। सारे नियम आरव के पिता विक्रम तय करेंगे। वही सख्त है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगी तो मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन तभी ऊपर से धीमी और दृढ़ कदमों की आवाज आई। एक लंबा सीधे कद का आदमी ग्रे सूट में, जिसका चेहरा कठोर था, नीचे उतरा। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं मानो वे प्रिया के हर हिस्से को परख रही हों। तुम प्रिया हो? उसकी आवाज गहरी और भावहीन थी। जी हां, उम्मीद है। तुम काम को अच्छी तरह समझती हो। मुझे ऐसे कर्मचारी पसंद नहीं जो उन चीजों में दखल दें जो उनकी जिम्मेदारी नहीं हैं, और आरव के साथ अपनी मर्जी से कोई करीबी संपर्क बनाने की कोशिश मत करना। प्रिया ने एक अदृश्य दबाव महसूस किया। उसने संक्षिप्त जवाब दिया, मैं समझ गई। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया और मुड़ गया। पीछे हल्की परफ्यूम की महक और ऐसा एहसास छोड़ गया जैसे दो दुनियाओं के बीच एक दरवाजा बंद हो गया हो। श्रीमती शोभा ने धीरे से सांस छोड़ी। बेटा, बुरा मत मानना। बहू के जाने के बाद से वह ऐसा ही हो गया है, लेकिन मुझे विश्वास है
कि सब कुछ बदल सकता है। प्रिया ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। वह खोया हुआ और दृढ़ महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि इस दरवाजे को पार करके उसकी जिंदगी एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर मुड़ जाएगी, जहां न केवल एक बच्चे को बचाने की जरूरत थी, बल्कि एक ऐसे पिता को भी जो अपने ही दर्द में खो गया था। अगली सुबह प्रिया बहुत जल्दी जाग गई। उसे ग्राउंड फ्लोर पर रसोई के पास एक छोटा कमरा दिया गया था। सुबह की रोशनी सफेद पर्दों से छन कर आ रही थी और कहीं से कॉफी की हल्की महक आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैर ठंडे फर्श पर पड़े और उसने श्रीमती शोभा को डाइनिंग टेबल पर फलों की टोकरी सजाते हुए देखा। तुम इतनी जल्दी उठ गईं, यह अच्छा है। श्रीमती शोभा मुस्कुराईं। आज मैं तुम्हें घर दिखाऊंगी ताकि तुम काम से परिचित हो जाओ। लेकिन पहले कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। प्रिया सामने की कुर्सी पर बैठ गई। श्रीमती शोभा ने एक कप गर्म चाय डाली। भाप उन दोनों के बीच के खालीपन को धुंधला कर रही थी। तुम यहां उस अनुबंध के अनुसार काम करोगी जो मैंने भेजा था। हर दिन सुबह 6 बजे शुरू होगा और रात 8 बजे खत्म होगा। दोपहर में आराम का समय मिलेगा। हालांकि आरव से जुड़ी हर चीज उसके पिता द्वारा दिए गए थेरेपी शेड्यूल और निर्देशों के अनुसार ही होगी। वह थोड़ी देर रुकी और सीधे प्रिया की आंखों में देखा। विक्रम का स्वभाव आसान नहीं है। तुमसे पहले कई लोग दबाव नहीं झेल पाए। मैं बस उम्मीद करती हूं कि तुम धैर्य रखोगी और हार नहीं मानोगी। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक साधारण नाश्ते के बाद श्रीमती शोभा प्रिया को घर घुमाने ले गईं। बंगला इतना बड़ा था कि प्रिया को लगा जैसे वह किसी लग्जरी होटल में घूम रही है। दीवारें क्रीम रंग की थीं, लकड़ी का फर्श चमक रहा था और हर तस्वीर दीवार पर करीने से सजी थी। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन जिस चीज ने प्रिया को असहज किया वह था खालीपन। कोई पारिवारिक तस्वीर नहीं, सामान्य जीवन का कोई निशान नहीं। सीढ़ियों से गुजरते हुए प्रिया ने एक बच्चे के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला देखा, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी, और एक पल के लिए उसने शेल्फ पर कतार में रखे खिलौने देखे, जिनमें से कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं था। स्टडी टेबल पर एक चांदी का फोटो फ्रेम उल्टा रखा हुआ था, जिसके किनारे पर कुछ पुराने धब्बे थे। प्रिया कुछ पूछने ही वाली थी कि श्रीमती शोभा ने धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया, मत पूछो। वे बात कर ही रहे थे कि सीढ़ियों से जूतों की एक समान आवाज आई। विक्रम प्रकट हुआ। उसने सफेद शर्ट, काली पैंट और एक ग्रे वेस्टकोट पहन रखा था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसकी आंखें ऐसी तीखी थीं मानो सब कुछ जांच रही हों। प्रिया, उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज गहरी थी। जी, मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूं। वह उसके सामने खड़ा हो गया, एक ऐसा फासला बनाए हुए जिससे प्रिया को लगा कि उससे पूछताछ की जा रही है। तुम्हारा काम यहां सफाई करना, रसोई में मदद करना और डॉक्टर द्वारा दिए गए शेड्यूल के अनुसार आरव की देखभाल करना है। तुम अपनी मर्जी से उसके खाने सोने के समय या गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं करोगी और बिना इजाजत के उसे बाहर नहीं ले जाओगी। और वह रुका। उसकी नजरें प्रिया की आंखों से मिलीं, जैसे एक पतला चाकू हो। बिना निर्देश के उसके साथ कोई करीबी संपर्क नहीं बनाओगी। प्रिया ने शांत बनाए रखा। मैं समझ गई, लेकिन अगर वह घबरा जाए या उसे मदद की जरूरत हो तो हर स्थिति में मुझे बुलाना, मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। दोनों के बीच का माहौल एक तनी हुई डोरी जैसा था। प्रिया ने होंठ भींच लिए और जो कहना चाहती थी उसे निगल गई। श्रीमती शोभा ने बीच बचाव किया। विक्रम, उसे बच्चे के साथ थोड़ा घुलने मिलने का समय तो दो। आरव को थोड़ी नरमी की जरूरत है। विक्रम ने अपनी मां की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और गलियारे के अंत में अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया।
दरवाजा बंद हो गया, पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया। श्रीमती शोभा ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम परेशान मत हो, वह कई सालों से इसी खोल में जी रहा है। उस दोपहर प्रिया ने श्रीमती शोभा के साथ रसोई में खाना खाया। गर्म दाल और रोटी थी, लेकिन प्रिया को लगभग कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। उसे अभी भी विक्रम की आंखें याद थीं, ठंडी और कुछ हद तक शंकालु। दोपहर के बाद श्रीमती शोभा प्रिया को आरव के कमरे में ले गईं। दरवाजा थोड़ा खुला था। लड़का कालीन पर सिमटा बैठा था। दरवाजे की ओर पीठ किए एक पुराना भूरे रंग का टेडी बियर कसकर पकड़े हुए था, जिसका कान फटा हुआ था और थोड़ी रुई बाहर निकल रही थी। खिड़की खुली थी। सफेद पर्दे हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। प्रिया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नमस्ते बेटा, मैं प्रिया हूं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह अंदर आई, दूरी बनाए रखते हुए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मुझे बहुत सारी परियों की कहानियां आती हैं। वह फर्श पर बैठ गई, लड़के से कुछ मीटर की दूरी पर, और एक गौरैया की कहानी सुनाने लगी जो सर्दियों में अपने दोस्त की मदद करने का तरीका खोज रही थी। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। वह बच्चे को डराना नहीं चाहती थी। आरव न तो पलटा और न ही हिला। बस उसकी छोटी उंगलियों ने टेडी बियर को और कसकर पकड़ लिया। दरवाजे पर जूतों की आवाज आई। विक्रम प्रकट हुआ। उसकी नजरें प्रिया पर और फिर उसके बेटे पर टिकीं। यह उसके दोपहर के आराम का समय है। तुम बाहर जाओ। प्रिया ने ऊपर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी नजर ने सारे शब्दों को रोक दिया। वह उठी और चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और ताले की हल्की आवाज आई। देर शाम प्रिया लिविंग रूम की सफाई कर रही थी। बुक शेल्फ साफ करते समय उसने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पर विक्रम सिंह की तस्वीर थी और शीर्षक था साल का प्रतिभाशाली उद्यमी। लेख में उसके अरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की प्रशंसा की गई थी। उसे सफलता और अनुशासन का प्रतीक बताया गया था, लेकिन पन्ना पलटने पर उसे अपनी पत्नी की अप्रत्याशित मौत के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ मिला। एक सड़क दुर्घटना जिसने व्यापार जगत को हिलाकर रख दिया था। उसने मैगजीन बंद कर दी। गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। रात में जब प्रिया बर्तन धो रही थी, श्रीमती शोभा रसोई में आईं। तुम्हें कैसा लगा बच्चा? बहुत अंतर्मुखी है। और विक्रम? प्रिया रुकी, ध्यान से शब्द चुनते हुए। वह बहुत कठोर है। मुझे डर है कि इससे बच्चा और भी सिमट जाएगा। श्रीमती शोभा कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें विचार मग्न थीं। तुम सही कह रही हो, लेकिन विक्रम के लिए अपनी पत्नी को खोना एक बड़ा सदमा था। उसे लगता है कि केवल पूर्ण नियंत्रण से ही वह जो कुछ बचा है उसे बचा सकता है। असल में वह डरा हुआ है। प्रिया ने हाथ पोंछे, खिड़की से बाहर देखा, जहां बगीचे के पेड़ों पर पीली रोशनी पड़ रही थी। उसके दिल में दया और दृढ़ संकल्प का मिला-जुला भाव उमड़ पड़ा। वह जानती थी कि वह अभी तक उस आदमी को पूरी तरह से नहीं समझ पाई है, लेकिन एक बात साफा थी, यह अब सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं था। अपने कमरे में लौटते समय प्रिया आरव के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे से गुजरी। दरवाजा अभी भी बंद था। वह रुकी, धीरे से अपना हाथ लकड़ी पर रखा और फुसफुसाई, शुभ रात्रि आरव। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे विश्वास था कि इस खामोश दीवार के पीछे कहीं एक छोटा सा दिल एक ऐसे हाथ का इंतजार कर रहा है जो उसे छूने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हो। वह कोशिश करेगी, चाहे आगे का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगली सुबह प्रिया सामान्य से जल्दी उठी। जब वह रसोई में आई तो उसने देखा कि विक्रम पहले से ही वहां बैठा है। लैपटॉप खुला है और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। उसने उसकी ओर नहीं देखा, बस संक्षिप्त रूप से कहा, आज का शेड्यूल 9 बजे डॉक्टर आरव के लिए थेरेपी देने आएंगे। तुम कमरे में तभी रहोगी जब कहा जाए, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया।
मैं समझ गई। उसने लैपटॉप बंद किया, उठा और रसोई से चला गया। गुजरते समय उसकी नजरें उस पर पड़ीं। एक ऐसी नजर जो कल की तरह तीखी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठंडी थी। प्रिया ने उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। उसके दिल में वह जानती थी कि इस दीवार को तोड़ने के लिए उसे कुछ दिनों से ज्यादा का समय लगेगा, और शायद उसे न केवल एक बच्चे से बल्कि उस पिता से भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो इस घर के हर दरवाजे की चाबी अपने पास रखता है। बंगले में तीसरा दिन एक असहनीय खामोशी के साथ शुरू हुआ। मुंबई की धूप तेज थी। लिविंग रूम की बड़ी कांच की खिड़कियों से रोशनी छनकर चमकदार लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी। प्रिया ने अभी अभी लंबी डाइनिंग टेबल साफे की थी कि रसोई से श्रीमती शोभा की आवाज आई। प्रिया, थोड़ी देर में बच्चे के लिए थोड़ी दलिया ले जाना, लेकिन याद रखना डॉक्टर के बताए समय के अनुसार ही। प्रिया ने सिर हिलाया। दलिया की छोटी ट्रे लेकर ऊपर की ओर चली। सीढ़ियां चौड़ी थीं। लकड़ी की रेलिंग ऐसी चमक रही थी जैसे अभी अभी पॉलिश की गई हो। उसके कदमों की हल्की आवाज उस बेहद शांत जगह में गूंज रही थी। आरव का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। प्रिया ने धीरे से दरवाजा धकेला। सबसे पहले कपड़े धोने के डिटर्जेंट की हल्की खुशबू आई, फिर एक ऐसा नजारा जो लगभग स्थिर था। बिस्तर करीने से बिछा हुआ था। खिलौनों की अलमारी ऐसी सजी थी जैसे किसी प्रदर्शनी में हो, और कहानियों की किताबें रंग के अनुसार बड़े करीने से रखी हुई थीं। आरव खिड़की के पास कालीन पर बैठा था। उसकी पीठ प्रिया की ओर थी। वह अभी भी अपना पुराना टेडी बियर कसकर पकड़े हुए था। उसने एक हल्की फीकी हरी टी शर्ट पहन रखी थी और उसकी आंखें बाहर चिलचिलाती धूप वाले आसमान को देख रही थीं। प्रिया ने दलिया की ट्रे छोटी मेज पर रखी और धीरे से फर्श पर बैठ गई, एक उचित दूरी बनाए रखते हुए। कद्दू की खिचड़ी है, क्या तुम खाना चाहोगे? उसने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह नरम थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस छोटे से हाथ ने टेडी बियर को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने चम्मच में थोड़ा सा लिया, धीरे से फूंका और उसे लड़के की आंखों के पास रखा। मैं जानती हूं, लखनऊ में मेरी माँ मुझे यह तब बनाकर खिलाती थी जब मैं थक जाती थी। यह बहुत स्वादिष्ट होती है। आरव ने धीरे से अपना सिर घुमाया, एक पल के लिए देखा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। प्रिया ने धैर्यपूर्वक चम्मच वापस रख दिया और अपनी जेब से एक पुरानी किनारों से घिसी हुई रंगीन कॉमिक्स निकाली। यह मैं लखनऊ से लाई हूं, यह कहानी बहुत मजेदार है। क्या तुम सुनना चाहोगे? उसने पहला पन्ना खोला और एक छोटी बिल्ली के बारे में बताना शुरू किया जो एक घर खोजना चाहती थी। उसकी आवाज हल्की और थोड़ी मजाकिया थी। कुछ मिनट बीत गए। प्रिया ने देखा कि आरव की उंगलियों ने हिलना बंद कर दिया है। उसके छोटे कंधे थोड़े ढीले हो गए हैं, एक संकेत कि वह सुन रहा है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और पास जाने वाली थी, गलियारे से जूतों की आवाज आई। विक्रम दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसकी सफेद शर्ट पर एक भी शिकन नहीं थी। उसकी ठंडी नजरें प्रिया पर और फिर उसके बेटे पर टिकीं। अब फिजिकल थेरेपी का समय हो गया है, तैयार हो जाओ, उसने एक आदेश की तरह कहा। प्रिया ने ऊपर देखा, अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। मैं बच्चे को कहानी सुना रही थी, बस कुछ मिनट और जरूरत नहीं है। उसकी आवाज़ा ने हर इरादे को काट दिया। तुम बाहर जाओ, यह काम मेरे और डॉक्टर के लिए छोड़ दो। प्रिया ने किताब नीचे रखी, बाहर निकली और दरवाजा उसके पीछे तुरंत बंद हो गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसे एक बहुत ही नाजुक धागे से खींच लिया गया हो, जिसे उसने अभी अभी छुआ था। दोपहर में श्रीमती शोभा के कहने पर विक्रम के स्टडी रूम की सफाई करते समय प्रिया ने गलती से आरव के लिए एक थेरेपी अपॉइंटमेंट का कागज देखा। शेड्यूल बहुत घना था। सुबह फिजिकल, दोपहर में मनोवैज्ञानिक, बीच बीच में पोषण की जांच और आज़ाद खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह चुप हो गई। शाम को जब खाना खत्म हो गया, प्रिया बर्तन धो रही थी।
श्रीमती शोभा अंदर आईं। तुम्हें बच्चा कैसा लगा? वह बहुत कह रहा है, अंतर्मुखी है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरी बातें सुनता है बस। प्रिया हिचकिचाई। मुझे डर है कि इतना कठोर शेड्यूल उसे थका देगा और वह और भी सिमट जाएगा। श्रीमती शोभा ने दरवाजे की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी हो गई। मैं भी यही सोचती हूं, लेकिन विक्रम किसी की नहीं सुनता। उसे विश्वास है कि यह उसके बेटे को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। पत्नी के जाने के बाद से वह बिल्कुल बदल गया है। तुम उससे सीधे टकराव मत करना, बस धैर्यपूर्वक मौके की तलाश करो। श्रीमती शोभा की बातों ने प्रिया को पूरी रात बेचैन रखा। उसे आरव की आंखें याद आईं, एक खामोश नजर जिसमें एक अस्पष्ट डर छिपा था। उसे यह भी याद आया कि वह टेडी बियर को कितनी कसकर पकड़ता था, मानो वह इस दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया हो। अगली सुबह प्रिया ने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। जब श्रीमती शोभा ने उसे आरव के लिए नाश्ता ले जाने के लिए कहा, तो वह न केवल ब्रेड और दूध की ट्रे ले गई, बल्कि अपनी जेब में एक बिल्ली के आकार की हाथ की कठपुतली भी छिपा ली। यह उसने कल रात पास की एक दुकान से जल्दी में खरीदी थी। आरव अभी भी खिड़की के पास अपनी पुरानी जगह पर बैठा था। प्रिया ने खाने की ट्रे नीचे रखी और फिर कठपुतली को अपने हाथ में पहनकर बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं कहकर लड़के का अभिवादन किया। नमस्ते, मैं मीठी हूं। मैंने सुना है कि यहां आरव नाम का एक दोस्त है। उसे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं दोस्त बनना चाहती हूं। लड़का पलटा नहीं, लेकिन उसके छोटे हाथ में हल्की सी हरकत हुई। प्रिया ने कठपुतली को दूध के डिब्बे को सूंघने दिया और फिर एक ही सांस में पीने का नाटक किया और फिर पेट भरने का नाटक करते हुए लुढ़क गई। वह हंस पड़ी। उसकी हंसी उस कमरे में गूंज गई जो हमेशा खामोश रहता था। एक पल के लिए प्रिया ने देखा कि आरव के होंठ हल्के से हिले जैसे वह मुस्कुराने वाला हो, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम अंदर आया। उसने अपने बेटे को प्रिया के सामने बैठे देखा। हाथ में अभी भी टेडी बियर था और उसकी नजरें तुरंत जम गईं। ये क्या हो रहा है? प्रिया ने कठपुतली उतारी और जवाब दिया, मैं बस बच्चे के लिए थोड़ा मजा पैदा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा था कि देखभाल के तरीके में अपनी मर्जी से बदलाव मत करना। उसकी आवाज गहरी हो गई। आरव, उठो, अब अभ्यास का समय है। आरव ने टेडी बियर को और कसकर पकड़ लिया और बहुत धीरे से सिर हिलाया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी और अपने बेटे को उठाने के लिए आगे बढ़ा। प्रिया उठी और सहज रूप से अपना हाथ आगे कर दिया, जैसे रोकना चाहती हो। विक्रम जी, क्या आप बच्चे को कुछ मिनट दे सकते हैं? वह अभी अभी। पीछे हटो, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। प्रिया ने अपना हाथ नीचे कर लिया और जो कुछ भी कहना चाहती थी उसे निगल गई। वह पीछे हट गई ताकि विक्रम अपने बेटे को ले जा सके। कमरे का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। उस पूरी नजरें में बात था, उस पूरी की सीधों की दोपहर प्रिया के दिल पर एक पत्थर सा रखा रहा। वह समझ गई कि अगर उसे इसी तरह बीच में रोका जाता रहा तो आरव तक पहुंचने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस समय विक्रम से सीधे टकराव का मतलब सिर्फ खुद को और दूर धकेलना होगा। रात हो गई। बाहर मुंबई अभी भी शोरगुल से भरा था, लेकिन प्रिया के छोटे से कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। उसने अपनी डायरी खोली और जल्दी से कुछ पंक्तियां लिखीं। तीसरा दिन आरव न बोला न चला, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था और धैर्य की जरूरत है। विक्रम जी के नियमों के बीच खाली जगह ढूंढनी होगी। प्रिया ने डायरी बंद की और बत्ती बुझा दी। अंधेरे में उसने खिड़की के पास लड़के के चेहरे की कल्पना की और खुद से कहा, कल मैं फिर कोशिश करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी बार पीछे क्यों न धकेला जाए। बंगले में चौथा दिन हमेशा की तरह भारी माहौल में बीता। मुंबई की दोपहर की धूप बड़ी कांच की खिड़कियों से छनकर आंगन में लगे पेड़ों की परछाइयों को रंग रही थी।
प्रिया ने अभी अभी रसोई साफ की थी कि लिविंग रूम से श्रीमती शोभा ने आवाज लगाई। प्रिया, आज आरव की दोपहर की फिजिकल थेरेपी नहीं है। डॉक्टर को अचानक कोई काम आ गया। तुम बच्चे के लिए थोड़ा दूध और फल ले जाओ। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक विचार कौंधा। यह एक दुर्लभ समय होगा जब कोई थेरेपी शेड्यूल नहीं होगा। उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उसने कुछ दिन पहले तैयार किया था, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। कल रात सामान खरीदते समय वह एक छोटी सी दुकान पर रुकी थी और एक पुराने कपड़े से बनी हाथी की हाथ की कठपुतली चुनी थी, जिसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। आरव अभी भी खिड़की के पास कालीन पर अपनी जानी पहचानी जगह पर बैठा था। वह अपना पुराना टेडी बियर पकड़े हुए था और उसकी आंखें घर के सामने लगे पेड़ों को देख रही थीं। प्रिया ने ट्रे मेज पर रखी, लेकिन हमेशा की तरह दूध देने के बजाय वह फर्श पर बैठ गई, लड़के से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए। तुम्हें पता है, प्रिया ने धीरे से कहा, अपनी जेब से कठपुतली निकालते हुए, मैं अभी अभी बाजार में एक नए दोस्त से मिली। उसने कहा कि वह तुमसे दोस्ती करना चाहता है। उसने कठपुतली को हाथ में पहना और एक भारी और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, नमस्ते, मैं अप्पू हूं। मुझे घास खाना पसंद है, लेकिन आज मैंने गलती से एक मिर्च खा ली। बहुत तीखी है। कठपुतली अपना पेट पकड़कर लुढ़क गई और बड़े मजाकिया ढंग से उई मां चिल्लाई। प्रिया ने अभिनय करते हुए खांसने का नाटक किया, जिससे अप्पू मेज के किनारे से टकरा गया और फिर कालीन पर फिसल गया। एक पल के लिए प्रिया ने एक बहुत ही धीमी सांस की आवाज सुनी, जो लगभग एक दबी हुई हंसी जैसी थी। वह रुकी नहीं, उसने अप्पू को हाथ के बल उठने दिया। कुछ और कदम चलने की कोशिश की तो वह अपनी ही पूंछ से टकरा गया। एक गुलाटी खाई और पीठ के बल लेट गया। हे भगवान, लगता है मुझे जानवरों के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक और आवाज आई, ज्यादा साफ हवा की तरह हल्की लेकिन लयबद्ध। प्रिया ने ऊपर देखा। आरव अभी भी टेडी बियर पकड़े हुए था, लेकिन उसके छोटे कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। फिर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और पहली बार जब से प्रिया यहां थी, उसने लड़के को हंसते हुए देखा। हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन वह एक गर्म लहर की तरह उस ठंडे कमरे में फैल गई। प्रिया ने आंसू रोके एक हल्की मुस्कान बनाए रखी और कठपुतली को कुछ और अनाड़ी हरकतें करने दी। वह इस नाजुक पल को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। विक्रम सिंह वहां खड़ा था, बिना दरवाजा खटखटाए। बिना आवाज किए गलियारे से आती रोशनी ने उसके चेहरे को आधा रोशन और आधा अंधेरे में रखा था। उसने अपने सामने का दृश्य देखा। उसका बेटा कालीन पर टेडी बियर पकड़े बैठा था। उसके होंठ अभी भी एक मुस्कान के बाद पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे और उसके सामने युवा घरेलू सहायिका एक कठपुतली पकड़े हुए थी। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी ठंडी भाव भंगिमा वापस पा ली। प्रिया ने धीरे से कहा, विक्रम जी। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुड़ गया। उसके कदम मानी की तरह से धीमे लेकिन दृढ़ थे। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। प्रिया ने सांस छोड़ी, आरव की ओर मुड़ी और तब तक अभिनय करती रही जब तक कि लड़के ने धीरे से सिर नहीं हिलाया। जब उसने पूछा, क्या कल अप्पू फिर से तुम्हारे साथ खेलने आए कमरे से निकलते समय? प्रिया ने श्रीमती शोभा को सीढ़ियों पर खड़ा पाया, जैसे वे इंतजार कर रही हों। मैंने हंसी की आवाज सुनी। वह मुस्कुराई। बहुत समय बाद मैंने यह आवाज सुनी है। प्रिया भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता थी। विक्रम क्या सोचेगा शाम को? जब प्रिया बर्तन धो रही थी, विक्रम अचानक रसोई के दरवाजे पर प्रकट हुआ। वह धीरे से चौखट पर टिका और एक समान आवाज में कहा, आज बच्चा हंसा। प्रिया ने कटोरा नीचे रखा और हाथ पोंछे। जी, मुझे लगता है कि शायद उसे ऐसे पलों की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह ऐसे अस्थायी मनोरंजन पर निर्भर हो जाए।
उसकी आवाज गहरी हो गई। मैंने तुम्हें इलाज के निर्देशों का पालन करने के लिए काम पर रखा है और कुछ नहीं। प्रिया ने सीधी नजरें बनाए रखीं। विक्रम जी, मैं आपके सभी निर्देशों का सम्मान करती हूं, लेकिन एक बच्चे को जीने के लिए भावनाओं की जरूरत होती है। आज वह हंसा। यह स्थायी मनोरंजन नहीं था, यह पहला कदम था। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। एक की भी पड़पड़ा था। फिर वह यह कहते हुए मुड़ गया, चीजों को जटिल मत बनाओ। उसके जाने के बाद प्रिया काफी देर तक रसोई में खड़ी रही। वह जानती थी कि उसने अभी अभी उसके एक संवेदनशील हिस्से को छुआ है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह आगे नहीं बढ़ी तो आरव फिर से खामोशी में डूब जाएगा। उस रात कमरे में प्रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज पहली मुस्कान छोटी और नाजुक, लेकिन इसे गायब नहीं होने देना है। अगली सुबह जब प्रिया बगीचे से कुछ ताज़ी जड़ी बूटियां तोड़ने निकली तो श्रीमती शोभा पास से गुजरते हुए रुकीं। प्रिया, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में फर्क देखा। कोशिश करती रहो। कभी कभी एक मुस्कान 1 घंटे की थेरेपी से ज्यादा जरूरी होती है। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका दिल और मजबूत हो गया। वह जानती थी कि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है, लेकिन आरव की हंसते हुए चमकती आंखों की तस्वीर उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। और कहीं न कहीं उसे विश्वास था कि विक्रम सिंह की ठंडी दीवार में एक छोटी सी दरार आ गई है, इतनी की रोशनी अंदर आने लगे। उस सुबह मुंबई सामान्य से ज्यादा उमस भरा था। प्रिया ने अभी अभी सीढ़ियां साफ की थीं कि लिविंग रूम से कांच के गिलास के टूटने की आवाज आई। वह तेजी से नीचे भागी। आरव सफेद कालीन के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उसके पैरों के पास संतरे के रस का पीला धब्बा फैला हुआ था। कांच का गिलास टुकड़ों में टूट गया था। वह अपना टेडी बियर कसकर पकड़े हुए था और एक कोने में दबे बिल्ली के बच्चे की तरह छोटे छोटे कदम पीछे ले रहा था। पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। विक्रम सिंह प्रकट हुआ। उसका काला सूट करीने से था, टाई भी ठीक से लगी हुई थी। उसकी नजरें तेजी से कालीन पर और फिर सीधे अपने बेटे पर पड़ीं। आरव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सावधान रहा करो। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन चाकू की तरह तेज और ठंडी थी। आरव ने सिर झुका लिया और कांपने लगा। उसकी उंगलियों ने टेडी बियर को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सिलाई उधड़ने लगी थी। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। विक्रम जी, यह बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। बच्चे ने जानबूझकर नहीं किया। वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी नजर ने उसके आगे के सभी शब्दों को रोक दिया। पीछे हटो प्रिया, यह मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। प्रिया ने होंठ भींच लिए। आरव एक और कदम पीछे हट गया। उसके छोटे कंधे हर तेज सांस के साथ कांप रहे थे। यह दृश्य उसके दिल को निचोड़ रहा था, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि इस समय कोई भी विरोध आग में घी डालने जैसा होगा। वह नीचे झुकी और सावधानी से कांच के टुकड़े उठाने और संतरे के रस का धब्बा साफ करने लगी। जब उसने सिर उठाया तो विक्रम जा चुका था। आरव को अकेला खड़ा छोड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस सुबह नाश्ते के दौरान किसी ने एक शब्द नहीं कहा। विक्रम मेज के सिरे पर बैठा, जल्दी से खाया और काम पर चला गया। बड़ा लकड़ी का दरवाजा एक दृढ़ खट की आवाज के साथ बंद हो गया और बंगला फिर से खामोशी में डूब गया। प्रिया बर्तन धो रही थी। जो कुछ भी हुआ था उससे उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि विक्रम अपने बेटे से बात करते समय भी इतनी ठंडी और समान आवाज कैसे रख सकता है, लेकिन गहराई में उसे लगा कि यह सिर्फ सख्ती नहीं है, बल्कि कोई ऐसा डर है जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहता। जब श्रीमती शोभा चैरिटी मीटिंग से लौटीं तो प्रिया ने उन्हें सुबह की घटना के बारे में बताया। वह कुछ देर चुप रहीं और फिर धीरे धीरे बोलीं,
विक्रम अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन वह इसे व्यक्त करना नहीं जानता। पत्नी के जाने के बाद से उसे विश्वास हो गया है कि केवल अनुशासन ही बच्चे की रक्षा कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि बच्चों को इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। प्रिया ने उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? श्रीमती शोभा ने जवाब दिया। उनकी नजरें सामान्य से ज्यादा तीखी थीं। जो तुम्हें सही लगे वह करती रहो, और अगर जरूरत पड़े तो उसके और उसके पिता के बीच खड़े होने से मत डरना, लेकिन होशियारी से, ताकि तुम उन दोनों के जीवन से बाहर न धकेल दी जाओ। उस दोपहर प्रिया पहले वाली कॉमिक्स लेकर आरव के कमरे में गई। वह खिड़की के पास टेडी बियर पकड़े बैठा था। उसकी आंखें बगीचे को देख रही थीं। प्रिया फर्श पर बैठ गई, उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए। मुझे पता है कि तुम सुबह डर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। हर कोई कभी न कभी चीजें गिरा देता है। जब मैं छोटी थी तो मैंने मां के बनाए खाने की पूरी थाली तोड़ दी थी। वह धीरे से हंसी और अपनी अनाड़ीपन की कहानी सुनाई। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके छोटे कंधे कम तनावग्रस्त हो गए। प्रिया ने अपनी जेब से अप्पू हाथी की कठपुतली निकाली। अप्पू ने भी आज घर में पानी की पूरी बाल्टी गिरा दी। अब उसे डांट पड़ रही है और वह यहां छिपा हुआ है। उसने कठपुतली को कुर्सी के नीचे छिपा दिया और एक अनाड़ी उई मां की आवाज निकाली। आरव के होंठ हल्के से हिले, लेकिन गलियारे में कदमों की आवाज ने उसे तुरंत सिकोड़ दिया और उसने टेडी बियर पूछ करती है कि गलिया को कौन करती है कि गलिया के गलिया को और कसकर पकड़ लिया। विक्रम दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने अपनी टाई खोली। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। उसकी नजरें प्रिया पर और फिर उसके बेटे पर टिकीं। आरव, हाथ धो लो, रात के खाने का समय हो गया है। प्रिया हिचकिचाई। विक्रम जी, मुझे लगता है कि खाने से पहले बच्चा थोड़ा और खेल सकता है। आज उसका मूड ठीक नहीं है। विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज गहरी हो गई। मैंने कहा था, चीजों को जटिल मत बनाओ। बच्चे को शेड्यूल का पालन करना है, उसे अतिरिक्त खेलने के समय की जरूरत नहीं है। उसके शब्द पत्थर की दीवार की तरह कठोर थे। आरव चुपचाप उठा और बिना किसी को देखे बाथरूम की ओर चला गया। प्रिया ने कठपुतली को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और असहायता का भाव उमड़ पड़ा। उस रात रसोई साफ करने के बाद आरव चुपचाप के साथ प्रसी को आरव चुपचाप कर करने प्रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी और लखनऊ फोन किया। उसकी मां ने फोन उठाया। उनकी आवाज कमजोर लेकिन गर्म थी। बेटी, आज कैसा रहा? प्रिया का गला भर आया। मां, मैं बहुत असहाय महसूस कर रही हूं। मैं बच्चे की मदद करना चाहती हूं, लेकिन उसके पिता ने उन दोनों के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना रखी है। उसकी मां कुछ देर चुप रहीं और फिर बोलीं, बेटा, हर दीवार में एक दरार होती है। तुम्हें बस धैर्य से उसे खोजना है। तुम यहां तक आने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरी हो। कुछ बंद दरवाजों की वजह से हार मत मानो। उसके बाद रोहन ने फोन लिया। उसकी आवाज आशावादी थी। दीदी, आप कोशिश करती रहिए, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बाद में हम तीनों मां को समुद्र किनारे घुमाने ले जाएंगे, जैसा आपने वादा किया था। कॉल खत्म हो गई, लेकिन वे को तीनों की मस प्लान पर आप क्या था। शब्द प्रिया के मन में रह गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की पीली रोशनी पत्तों पर पड़ रही थी और उसने आरव की आंखों के बारे में सोचा, जो कठपुतली के साथ हंसते हुए चमक उठी थीं। वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना है। अगली सुबह विक्रम घर पर नहीं था। वह सुबह से ही एक मीटिंग में व्यस्त था। प्रिया ने मौके का फायदा उठाकर आरव को पीछे के बगीचे में ले गई, जहां एक बड़ा लॉन और बोगनविलिया के कुछ चमकीले फूल थे। उसने लड़के के टेडी बियर को लॉन पर बिठाया ताकि अप्पू हर फूल को देख सके। आरव देखता रहा। कभी कभी एक दो छोटे कदम चलता, पत्थर की बेंच का सहारा लेता। प्रिया मुस्कुराई। देखा तुमने,
अप्पू को अपने पैर गंदे होने का डर नहीं है। वह नई चीजें खोजने के लिए हर जगह जाने की हिम्मत करता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ाकर कठपुतली को धीरे से छुआ। बच्चे के हाथ का नरम स्पर्श प्रिया को रुला देना चाहता था। गेट से कार के इंजन की आवाज आई। विक्रम जल्दी लौट आया था। आरव तुरंत पीछे हट गया और टेडी बियर को पकड़ लिया। प्रिया उठी और विक्रम की जांचती नजरों का सामना किया। वह आगे बढ़ा, उसकी नजरें उसके बेटे के टेडी बियर पर लगी, घास पर पड़ी। तुम इसे यहां क्यों लाई? प्रिया ने सीधे जवाब दिया, जी, बच्चे को ताज़ी हवा की जरूरत है। हम सिर्फ बगीचे में थे, कहीं और नहीं गए। विक्रम ने अपने बेटे को और फिर प्रिया को देखा। उसकी आंखें जैसे कुछ तौल रही थीं, लेकिन अंत में उसने सिर्फ इतना कहा, अगली बार पहले बता देना। वह मुड़ा और आरव को अंदर ले गया। प्रिया बगीचे में खड़ी रही। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और उसके दिल में एक खामोश, दृढ़ संकल्प जागा। उसने आरव की दुनिया के एक बहुत छोटे से हिस्से को छू लिया था और वह जानती थी कि जल्द ही पिता और पुत्र के बीच की ठंडी दुनिया को टूटना होगा ताकि रोशनी अंदर आ सके। उस दिन मुंबई में अचानक मौसम बदल गया। दोपहर की उमस भरी गर्मी के बाद काले बादल घिराए। बंगले के पेड़ों के बीच से तेज हवाएं चलने लगीं। प्रिया कमरे में कपड़े तह कर रही थी कि उसे रसोई से श्रीमती शोभा की आवाज सुनाई दी। प्रिया, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। जरा देखो आरव के कमरे की खिड़की बंद है या नहीं। प्रिया तेजी से ऊपर की ओर भागी और लड़के के कमरे में झांका। आरव मेज पर बैठा था, उस नई कॉमिक्स में डूबा हुआ था जो प्रिया ने उसे कल दी थी। बाहर बारिश की पहली बूंदें कांच पर टप टप करने लगी थीं। प्रिया ने धीरे से खिड़की की कुंडी बंद की और मुस्कुराई। आज मौसम बहुत आलसी है, किसी को बाहर खेलने नहीं देना चाहता। आरव ने एक पल के लिए ऊपर देखा, उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन फिर वह चुप हो गया। कुछ ही मिनटों बाद बारिश मूसलाधार होने लगी। हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें एक दूसरे से मिल रही थीं। पूरा बंगला हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ था, जब तक कि एक सूखी खट की आवाज नहीं आई। बत्तियां बुझ गईं, पंखे बंद हो गए, एयर कंडीशनर की आवाज भी बंद हो गई। बस बाहर बारिश और हवा की आवाज बची थी। बिजली चली गई। श्रीमती शोभा ने नीचे से आवाज लगाई। प्रिया ने आरव के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। कोई बात नहीं बेटा, शायद तेज बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बच्चे का हाथ ठंडा और कांप रहा था। बाहर बिजली की चमक ने उसकी डरी हुई चौड़ी आंखों को साफ दिखा दिया। प्रिया को श्रीमती शोभा की बात याद आई। मां के जाने के बाद से आरव को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वही 3 की बात किया थी। कार था कि शारथा, बाधा के शारथा के बाद की साधा की, बाधा के शारथा के पाथा की। जल्दी से बाहर निकली, अलमारी से एक छोटी टॉर्च निकाली और कमरा एक गर्म पीले घेरे में रोशन हो गया। देखा, हमारे पास एक मिनी सूरज है। प्रिया ने थोड़ा मजाक करने की कोशिश की। आरव अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। गलियारे के अंत में दरवाजा जोर से खुला। विक्रम सिंह अंदर आया। उसकी शर्ट बारिश की वजह से भीगी हुई थी। उसने प्रिया को और फिर अपने बेटे को देखा। बैकअप पावर कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहिए। विक्रम ने देखा। शीतरादी, शीतरादी, शीतरादी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। शायद वह अभी भी दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। मैं यहीं रहूंगा। प्रिया ने टॉर्च को मेज पर रख दिया ताकि रोशनी छत पर पड़े। बाहर गड़गड़ाहट गूंज रही थी और बारिश खिड़की के कांच पर पड़ रही थी। श्रीमती शोभा एक गर्म चाय की केतली लेकर आईं, उसे शेल्फ पर रखा और चुपचाप नीचे चली गईं। माहौल खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज थी।
प्रिया कालीन पर बैठ गई और अपने कपड़े के थैले से अप्पू हाथी की कठपुतली निकाली। अप्पू ने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। वह अप्पू का रात करे, बूढ़ हास बनाने की ताके साफ करे, पूछ रहा है, क्या बारिश घर का रास्ता खा जाएगी? उसने कठपुतली की कांपती आवाज में कहा। अगर घर का रास्ता खो गया तो आरव ने पलकें झपकाईं और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, बारिश सिर्फ गीला करती है। आवाज इतनी धीमी थी कि प्रिया को सुनने के कार को लिए कान लगाना पड़ा, लेकिन यह पहली बार था जब उसने लड़के को एक पूरा वाक्य बोलते हुए सुना था। प्रिया खुशी से मुस्कुराई। विक्रम भी थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखों में एक हलचल हुई। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया, दोनों को देखता रहा। बेटा, पापा यहां है, डरने की कोई बात नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी लेकिन पहले से ज्यादा गर्म थी। आरव ने उसकी ओर देखा और फिर कठपुतली की ओर। क्या अप्पू यहां रह सकता है? प्रिया ने सिर हिलाया। बिल्कुल। वे लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। टॉर्च की रोशनी छत पर एक कृत्रिम चांद की तरह चमक रही थी। विक्रम ने अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाई, जब वह स्कूल से लौटते समय बारिश में फंस गया था, और प्रिया ने कुछ मजाकिया बातें जोड़कर आरव को हंसाया। बैकअप पावर चालू हो गई और कमरा पीली रोशनी में गर्म हो गया। विक्रम उठा और एक पल के लिए प्रिया को देखा। इस समय उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज धीमी थी, सामान्य ठंडेपन से बिल्कुल अलग। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। उस रात जब सब अपने कमरों में चले गए, विक्रम लिविंग रूम में अकेला बैठा ठंडी चाय पी रहा था। उसके दिमाग में आरव की कठपुतली के साथ मुस्कुराने और पहली बार बोलने की तस्वीर बार बार घूम रही थी। उसे वे दिन याद आए जब अनन्या के जाने के बाद आरव बस एक जगह बैठा रहता था। उसकी आंखें निर्जीव थीं। उसने खुद से कहा था कि उसे मजबूत रहना होगा, अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ नियंत्रित करना होगा। लेकिन शायद वह भूल गया था कि सुरक्षा गर्मी की जगह नहीं ले सकती। प्रिया अपने छोटे से कमरे में अपनी डायरी खोली और लिखा, बिजली जाने की रात। पहली बार बच्चे ने एक साफ वाक्य बोला, किसी ऊंची तकनीक की वजह से नहीं, बस साथ रहने की वजह से। बाहर बारिश थम गई थी। गीली सड़कें रोशनी में चमक रही थीं और कहीं इस घर में दिल का एक दरवाजा थोड़ा खुल गया था। अगली सुबह जब प्रिया नाश्ता लगा रही थी, श्रीमती शोभा रसोई में आईं। उनके हाथ में एक रंगीन अखबार था। प्रिया, मुझे अभी अभी शिमला के एक थेरेपी सेंटर के बारे में जानकारी मिली है। लोग कहते हैं कि वहां संगीत गतिविधि और जानवरों की देखभाल को मिलाकर एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों को मनोवैज्ञानिक आघात से उबरने में मदद मिल सके। मुझे लगता है कि आरव। वह रुकी और जांचती नजरों से प्रिया को देखा। प्रिया ने हाथ पोंछे और सावधानी से अखबार लिया। केंद्र के बारे में मोटे अक्षरों में लिखा था। चमकीले फूलों के बगीचे के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़े बच्चों की तस्वीरें थीं जो गोल्डन रिट्रीवर कुत्तों के साथ हंस रहे थे। लकड़ी के बरामदे पर गिटार की आवाज गूंज रही थी। उसे तुरंत कुछ बहुत अलग महसूस हुआ। एक ऐसी जगह जो न केवल ठीक करती है बल्कि जीवन को भी जगाती है। लेकिन श्रीमती शोभा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि विक्रम राज्य होगा। तुम उसका स्वभाव जानती हो। जो चीज उसके नियंत्रण से बाहर होती है वह उसे चिंतित कर देती है। दोपहर में प्रिया ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने विक्रम के कंपनी से लौटने का इंतजार किया जब वह अभी भी सूट और टाई में था। विक्रम जी, उसने बात शुरू की, मैं शिमला में एक जगह के बारे में बात करना चाहती हूं जो आरव की मदद कर सकती है। यह बहुत दूर नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक मौका हो सकता है। विक्रम ने अपनी फाइल से सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। शिमला, मैंने अपने बेटे के लिए मुंबई के सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों की देखभाल करने वाली जगह क्या बदल देगी? मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह सब कुछ बदल देगी। प्रिया ने
अपनी आवाज शांत रखी। लेकिन कभी कभी बच्चों को एक बंद थेरेपी रूम की जरूरत नहीं होती, उन्हें आजादी, खोज और विश्वास का एहसास चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जगह मदद कर सकती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे टिक गया, कुछ पल चुप रहा। तुम्हें विश्वास है या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो? प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे आरव पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह और आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम उसे दीवारों के भीतर ही रखते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसकी असली सीमा कहाँ है। विक्रम की आंखों में एक हलचल हुई। उसने कभी किसी को अपने बेटे के बारे में इस तरह की आवाज में बात करते नहीं सुना था, जिसमें न दया थी न आदेश, बस शुद्ध विश्वास था। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। 3 दिन बाद वे निकल पड़े। एसयूवी शहर से निकलकर घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर चलने लगी। आरव पीछे की सीट पर बैठा था, टेडी बियर पकड़े हुए, और उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। प्रिया उसके बगल में बैठी उसे हरे भरे चाय के बागान और दूर से दिखाई देने वाले सफेद झरने दिखा रही थी। दोपहर में वे पहुंचे थेरेपी सेंटर। देवदार के जंगल के बीच एक छोटे से गांव जैसा लग रहा था। लाल छतों वाले लकड़ी के घर, पत्थरों से पक्की सड़कें, और पास में एक झरना बह रहा था। एक युवा लड़की ने नीले जैकेट में गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। प्रकाश के घर में आपका स्वागत है। मैं माया हूं और मैं आरव के साथ रहूंगी। माया उन्हें घुमाने ले गई। सूरजमुखी के फूलों का चमकीला पीला बगीचा, साफ सुथरे अस्तबल और संगीत वाद्ययंत्रों से भरा एक खेल का मैदान। आरव एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते के सामने काफी देर तक खड़ा रहा, जो अपनी पूंछ हिला रहा था, और फिर अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे से छुआ। प्रिया ने देखा कि विक्रम की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जैसे उसे जो देखा उस पर विश्वास न हो। शाम को उन्होंने लकड़ी के घर में खाना खाया। खाना सादा लेकिन सुगंधित था। कद्दू का सूप, नींबू के पत्ते में भुना हुआ चिकन और लहसुन में तली हुई जंगली सब्जियां। आरव विक्रम और प्रिया के बीच बैठा था। कभी कभी दूसरे बच्चों को देखता और फिर खाने लगता। माहौल पहले से ज्यादा हल्का था। गतिविधियों में भाग लेने के पहले दिन आरव अभी भी झिझक रहा था, लेकिन जब उसे बच्चों के एक समूह के साथ पतंग उड़ाने का मौका मिला तो उसने ज्यादा चलना शुरू कर दिया, धागे को कसकर पकड़े हुए, और अपनी आंखों से नीली पतंग को उड़ते हुए देखता रहा। विक्रम दूर से चुपचाप देखता रहा। उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। उस दोपहर प्रिया और विक्रम लकड़ी की बेंच पर बैठे अपने बेटे को खेलते हुए देख रहे थे। विक्रम ने अचानक कहा, शायद मैं गलत था जब मैंने सोचा कि केवल नियंत्रण ही काफी है। लेकिन प्रिया, वह रुका। उसकी आंखें अभी भी आरव की ओर थीं। मुझे डर है कि अगर किसी दिन मैंने उसे छोड़ दिया तो वह फिर से टूट जाएगा। प्रिया ने सिर झुकाया। आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको बस अपना हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलना है, बस इतना ही। उनकी नजरें मिलीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस पल में विक्रम जानता था कि वह इस सफर में अब अकेला नहीं है, और कहीं शिमला के देवदार के जंगल के बीच उन तीनों के लिए एक नया दरवाजा खुल रहा था। शिमला में चौथे दिन की सुबह आसमान ऐसा साफ था जैसे रात की हल्की बारिश के बाद धुल गया हो। सूरज की किरणें देवदार के पेड़ों से छनकर केंद्र के लॉन की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते पर सुनहरी धारियां बना रही थीं। प्रिया जल्दी उठी, खिड़की खोली और एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा अंदर आई, जिसमें देवदार की हल्की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट थी। आज के शेड्यूल के अनुसार आरव को बच्चों के समूह के साथ एक गतिविधि सत्र में भाग लेना था। प्रिया जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मां के जाने के बाद से आरव ने कभी भी अपनी मर्जी से ज्यादा कदम नहीं चले थे। वह अक्सर बैठा रहता या बस कुछ कदम चलकर रुक जाता, जैसे उसे डर हो कि अगर वह बहुत दूर चला गया
तो सब कुछ गायब हो जाएगा। जब प्रिया डाइनिंग रूम में आई तो विक्रम पहले से ही मेज पर बैठा था। कॉफी का कप पकड़े हुए उसने एक हल्के ग्रे रंग का स्वेटर पहन रखा था और उसकी आंखें विचारमग्न थीं। उसे देखकर उसने बस धीरे से सिर हिलाया। यहां आने के बाद से विक्रम ने अपना फोन कम चेक किया था और इसके बजाय अपने बेटे को देखने में ज्यादा समय बिताया था। आरव माया के साथ अंदर आया। उसके हाथ में अभी भी भूरे रंग का टेडी बियर था। उसकी नजरें तेजी से प्रिया की ओर गईं और फिर नीचे झुक गईं। प्रिया ने मुस्कुराकर कुर्सी खींची। बेटा, यहां बैठकर नाश्ता करो। आज हमारे पास शिमला की स्ट्रॉबेरी जैम के साथ गर्म कुरकुरी ब्रेड है। नाश्ते के बाद सभी बच्चों को एक बड़े लॉन में ले जाया गया। लॉन के बीच में लगभग 10 मीटर लंबी एक रस्सी जमीन पर रखी हुई थी ताकि बच्चे उस पर चलकर संतुलन बनाना सीख सकें। आसपास कुछ गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते खुशी से भौंकते हुए दौड़ रहे थे। प्रिया आरव के पास घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हें वह रस्सी दिख रही है? आज हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक कदम। आरव ने रस्सी को और फिर अपने पैरों को देखा। उसने होंठ भींच लिए और चुप रहा। विक्रम कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ जेब में थे और उसकी आंखें तनावग्रस्त थीं, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। माया आगे बढ़ी और धीरे से अपना हाथ आरव के कंधे पर रखा। तुम्हें मैक्स दिख रहा है? उसने सबसे बड़े गोल्डन रिट्रीवर की ओर इशारा किया जो रस्सी के दूसरे छोर पर बैठा इंतजार कर रहा था। अगर तुम वहां तक चलोगे तो मैक्स तुम्हें एक तोहफा देगा। आरव ने ऊपर देखा। मैक्स सच में एक हरी रबर की गेंद मुंह में दबाए हुए था। उसकी पूंछ लगातार हिल रही थी और लड़के की नजरें सामान्य से ज्यादा देर तक उस पर टिकी रहीं। प्रिया समझ गई कि यह एक ऐसा पल है जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तुम अकेले नहीं हो, प्रिया ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें बस कदम बढ़ाना है और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। आरव थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर धीरे से सिर हिलाया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, छोटा और ठंडा। वह धीरे धीरे चली, आरव के हर कदम का इंतजार करती रही। 1, 2, 3। हर कदम एक लड़ाई जैसा था। विक्रम स्थिर खड़ा था, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखें अपने बेटे से नहीं हट रही थीं। 5वें कदम पर आरव का संतुलन थोड़ा बिगड़ा। प्रिया ने जल्दी से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे स्थिर रखा। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, उसने फुसफुसाया। आरव ने जोर से सांस ली और आगे बढ़ा। जब सिर्फ 1 मीटर की दूरी बची थी तो मैक्स ने जोर से भौंका और पास आकर अपनी पूंछ हिलाते हुए गेंद को आरव के ठीक सामने रख दिया। लड़के ने अनजाने में नीचे झुककर उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसी पल उसका दूसरा हाथ प्रिया के हाथ से छूट गया और आखिरी कदम उसने खुद पूरा किया। विक्रम ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो आश्चर्य और अवर्णनीय भावनाओं का मिश्रण था। वहां खड़े कर्मचारियों और कुछ माता पिता की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव ने गेंद पकड़ी और प्रिया की ओर मुड़कर देखा। कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें उगते सूरज की तरह चमक रही थीं। प्रिया उसके बराबर घुटनों के बल बैठ गई। देखा तुमने, तुम खुद अंत तक चले गए। आरव ने होंठ भींचे और फिर अचानक धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद दीदी। प्रिया का गला भर आया। विक्रम आगे बढ़ा, नीचे झुककर अपने बेटे को देखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी लेकिन हल्की कांपती हुई थी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। दोपहर में तीनों केंद्र के चारों ओर घूमे, विक्रम ने कहा, लेकिन कभी कभी उसकी नजरें प्रिया पर सामान्य से ज्यादा देर तक टिक जातीं, जैसे वह शब्द खोज रहा हो। जब वे देवदार के पेड़ के नीचे लकड़ी की बेंच पर आराम करने बैठे तो विक्रम ने कहा,
मैं सोचता था कि मैं अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह कर सकता हूँ कि मैं उसे हर जोखिम से बचाऊं, लेकिन शायद मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। प्रिया ने उसकी ओर देखा। कसकर पकड़ना बुरा नहीं है, लेकिन कभी-कभी हमें बच्चे को कदम बढ़ाने देना पड़ता है, भले ही वे कांपते हुए कदम हो। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखता रहा, जहां आरव मैक्स के साथ गेंद खेल रहा था। उस पल में उसे एहसास हुआ कि आज न केवल आरव ने एक नया रास्ता तय किया है, बल्कि वह खुद भी उस दीवार से बाहर निकल आया है जिसे उसने कई सालों से बना रखा था। शिमला में छठे दिन की सुबह की शुरुआत धुंध के पतले पर्दे से छनकर आती कमजोर सूरज की किरणों से हुई। ठंडी हवा ने सब कुछ धीमा कर दिया था। प्रिया आरव के साथ फूलों के बगीचे में थेरेपी सत्र के लिए जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक आसमान काला हो गया। काले बादल इतनी तेजी से घिर आए कि ऐसा लगा जैसे सूखे मौसम के बीच कोई तूफान आने वाला हो। विक्रम उस समय लकड़ी के घर के बरामदे में कुछ दफ्तरी कागजात पढ़ रहा था। उसने ऊपर देखकर भौहें सिकोड़ीं, शायद आज उसे घर के अंदर ही रखना चाहिए। यह मौसम। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोरदार गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया और तुरंत ही पीछे के आंगन से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। आरव प्रिया के साथ बरामदे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। गड़गड़ाहट सुनकर वह चौंक गया और अपने टेडी बियर को सीने से लगा लिया। प्रिया ने नीचे झुककर उसे शांत किया। कोई बात नहीं बेटा, बस बादल गरज रहे हैं। लेकिन लड़के की आंखें खोई हुई थीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। 1 मिनट से भी कम समय में आरव का पूरा शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने तुरंत असामान्य संकेत पहचान लिए। विक्रम जी, लगता है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह चिल्लाई और घबराहट में लड़के को अपनी गोद में ले लिया। विक्रम उछलकर खड़ा हो गया, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। उसकी एक आवाज तेज और ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। माया पास में ही थी। वह फोन करने के लिए दौड़ी। प्रिया ने आरव को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसे बच्चे के शरीर का अकड़ना और उसके होंठों का पीला पड़ना साफ महसूस हो रहा था। आरव, मेरी बात सुनो। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे। वह यह कहते हुए उसकी पीठ सहला रही थी। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया और अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, पापा यहां हैं, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन हल्के झटकों ने प्रिया का दिल डुबा दिया। पापा, सांस कर। केंद्र के डॉक्टर एक मेडिकल किट लेकर दौड़े आए। उन्होंने जल्दी से दिल की धड़कन जांची और लड़के को तुरंत मेडिकल रूम में ले जाने के लिए कहा। यह एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है। इसका संबंध पहले की सांस की बीमारी से हो सकता है। जल्दी करो। विक्रम ने आरव को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके हाथ कसकर बंधे थे, लेकिन कांप रहे थे। प्रिया पीछे पीछे दौड़ी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मेडिकल रूम में डॉक्टर ने बच्चे की नाक पात किया ना था, पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। इसकी सांस की गति को स्थिर रखो। अगले 5 मिनट तक प्रतिक्रिया देखो। प्रिया बिस्तर के पास बैठी, आरव का हाथ पकड़े हुए। मैं यहां हूं, तुम्हें अंधेरे या गड़गड़ाहट से डरने की जरूरत नहीं है। बस मेरी आवाज सुनो। विक्रम बिस्तर के सिरहाने खड़ा था। उसकी आंखें अपने बेटे से नहीं हट रही थीं। उसके माथे पर पसीना था। तीसरे मिनट में आरव की सांसें नियमित होने लगीं और उसका चेहरा कम पीला हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। अगर मैं उसे खो देता, वह बड़बड़ाया जैसे खुद से बात कर रहा हो। प्रिया ने ऊपर देखकर सीधे उसकी आंखों में देखा। आप उसे नहीं खोएंगे, लेकिन आपको समझना होगा, बच्चे को कांच के पिंजरे में रखने से वह सुरक्षित नहीं हो जाता। बाहरी दुनिया में गड़गड़ाहट है, बारिश है और आश्चर्य भी हैं, लेकिन ऐसी चीजें भी हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। बस दिल की धड़कन मापने वाली मशीन की नियमित आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद आरव ने आंखें खोलीं। उसकी नजरें थकी हुई थीं, लेकिन फिर भी उन दोनों के हाथों को पकड़े हुए थीं।
विक्रम नीचे झुका। पापा, यहाँ है। तुम बहुत बहादुर हो। पहली बार उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की और अपनी आवाज को भर्राने दिया। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि संकट टल गया है, लेकिन 24 घंटे तक निगरानी रखने की सलाह दी। विक्रम ने सिर हिलाया और फिर प्रिया की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती। वह रुका, लेकिन उसकी आंखों ने बाकी सब कह दिया। उस रात विक्रम अपने बेटे के साथ मेडिकल रूम में रहा। प्रिया कोने में एक कुर्सी पर बैठी कभी कभी बच्चे का कंबल ठीक कर देती। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब गड़गड़ाहट नहीं थी, बस आरव की नियमित सांसों की आवाज उन दोनों के बीच थी, जिनके बीच की दूरी अब पहले जितनी नहीं थी। विक्रम चुपचाप उन सालों के बारे में सोच रहा था जब उसने अपने दिल को बंद कर लिया था, अपने बेटे और किसी और के लिए भी। लेकिन आज रात वह जानता था कि वह ऐसे ही नहीं रह सकता, और शायद प्रिया ही वह इंसान थी जिसने वह दरवाज़ा खोला था। उस संकट के एक हफ्ते बाद आरव की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, और जब भी वह मैक्स या केंद्र के दूसरे बच्चों को खेल के लिए बुलाते हुए देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। यहां तक कि वह बिना किसी के सहारे लॉन के चारों ओर चल सकता था, हाथ में हरी रबर की गेंद को एक जीत के प्रतीक की तरह पकड़े हुए। शिमला में आखिरी सुबह आसमान अजीब तरह से साफ था। सूरज की लंबी किरणें सूरजमुखी के पीले बगीचे पर पड़ रही थीं। प्रिया सामान पैक कर रही थी कि विक्रम अंदर आया। हाथ में एक गर्म चाय का कप था। हम आज दोपहर मुंबई लौटेंगे। मैंने डॉक्टर और माया से बात की है। उन्होंने कहा कि आरव घर पर थेरेपी जारी रखने के लिए तैयार है। प्रिया ने ऊपर देखा और आखिरी शर्ट को सूटकेस में रखा। आपको लगता है कि बच्चा ठीक रहेगा? विक्रम एक पल के लिए चुप रहा। अब मैं सोचता नहीं हूं, बल्कि विश्वास करता हूं, और उस विश्वास का एक हिस्सा तुम्हारी वजह से है। इस बात ने प्रिया के हाथ थोड़े रोक दिए, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि यह कोई औपचारिक बात नहीं है। यहां रहने के दौरान विक्रम बदल गया था। अब वह केवल शेड्यूल और नुस्खों को देखने वाला आदमी नहीं था, बल्कि वह देवदार के पेड़ के नीचे बैठकर अपने बेटे की बातें सुनता था, भले ही वे कुछ टूटे फूटे वाक्य ही क्यों न हों। आरव हंसता हुआ अंदर आया। प्रिया दीदी, मैक्स आपको ढूंढ रहा है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में खींच लिया। मैक्स वहां बैठा था, मुंह में सूरजमुखी की एक टहनी दबाए हुए। प्रिया ने उसे लिया और नीचे झुककर कुत्ते का सिर सहलाया। आरव पास में खड़ा था, पहले दिन की तरह डरा हुआ नहीं था। विक्रम यह दृश्य देखकर मुस्कुराया। शिमला से दोपहर में गाड़ी निकली और घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरी। आरव बीच में बैठा था, उसका सिर प्रिया के कंधे पर टिका हुआ था और दूसरा हाथ उसके पिता के हाथ में था। प्रिया ने उस गर्मी को महसूस किया, उन तीनों के बीच एक अदृश्य जुड़ाव। मुंबई लौटने पर विक्रम का घर वैसा ही था, लेकिन अंदर का माहौल बदल गया था। आरव अब तुरंत अपने कमरे में नहीं छिपता था, बल्कि लिविंग रूम में घूमता, उत्सुकता से फूलों के गुलदस्ते और कपड़े से ढके पियानो को देखता। प्रिया रसोई में सामान रख रही थी। उसने विक्रम को बाहर से कहते हुए सुना, आज रात क्या खाना चाहोगे? पापा बनाएंगे। प्रिया हंस पड़ी। आपको खाना बनाना आता है? विक्रम ने शांति से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। उस रात का खाना सादा था, सिर्फ पास्ता, टमाटर सॉस और सलाद, लेकिन तीनों ने एक साथ खाया। कोई अजीब खामोशी नहीं थी। आरव ने अपनी यात्रा के बारे में, मैक्स के बारे में और केंद्र के खेलों के बारे में बताया। विक्रम ने उसे नहीं टोका, बस कभी कभी और सवाल पूछता। प्रिया ने महसूस किया कि आरव के लिए जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण सुने जाने का एहसास था। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने घर पर ज्यादा समय बिताने के लिए अपने काम को व्यवस्थित किया। वह प्रिया के साथ आरव को एक नए थेरेपी रूम में ले गया, जहां शिमला के केंद्र जैसे ही कई तरीके अपनाए जाते थे।
दोपहर में तीनों अक्सर पास के पार्क में जाते। आरव और दूर तक चलने का अभ्यास करता, कभी कभी पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता। एक देर शाम जब सूर्यास्त ने सड़क को सुनहरा कर दिया था, विक्रम रुका और प्रिया को देखा। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक घरेलू सहायिका हो जिसे मैंने सुविधा के लिए काम पर रखा था, लेकिन तुमने मुझे मेरे बेटे को वापस पाने में मदद की है। प्रिया ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। आप ही हैं जो बच्चे को वापस लाए हैं, मैं तो बस आप दोनों के साथ थी। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने किसी भी शब्द से ज्यादा कह दिया। एक वीकेंड की सुबह विक्रम प्रिया के लिए एक लिफाफा लाया। मैं चाहता हूं कि तुम आधिकारिक तौर पर आरव की विशेष देखभाल सहायक बन जाओ, न केवल घर पर बल्कि जब भी हम कहीं जाएं। तनख्वाह दोगुनी होगी। और वह हिचकिचाया। अगर तुम राज्य हो तो तुम इस परिवार का हिस्सा होगी। प्रिया ने लिफाफा लिया। उसे गर्म और भारी दोनों महसूस हुआ। वह जानती थी कि यह प्रस्ताव सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्वास है। बाहर आंगन से आरव ने जोर से आवाज लगाई, पापा, प्रिया दीदी, यहां आकर देखो मैं कैसे दौड़ता हूं। विक्रम और प्रिया एक साथ बाहर निकले। आरव आंगन के एक छोर पर खड़ा था और फिर अचानक धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से उनकी ओर दौड़ने लगा। बिना किसी के सहारे हर कदम एक खुली मुस्कान थी। जब वह पहुंचा तो उसने उन पारा था, दोनों को कसकर गले लगा लिया। प्रिया ने महसूस किया कि उसके आंसू कब बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। विक्रम ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें प्रिया की ओर थीं। अब यह एक मालिक की नजर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो आभारी था कि उसका परिवार ठीक हो गया था। उस सुनहरी दोपहर में बच्चे की हंसी के बीच प्रिया ने महसूस किया कि यह सफर यहां खत्म नहीं होता। यह तो अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा सफर जिसने न केवल एक लड़के को चलना सिखाया, बल्कि एक दिल को फिर से प्यार करना और विश्वास करना भी सिखाया। सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की सामग्री सार्थक लगी तो लाइक, शेयर करने या नीचे एक टिप्पणी छोड़ने में संकोच न करें। आपके द्वारा साझा किया गया हर सुझाव, हर भावना हमें अगले वीडियो को अपलोड करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप सब कहां कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी? हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।